अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम जूनियर ट्रैफिक वार्डन का जो पेपर हुआ था 2019 में, उस पेपर को इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। इस पेपर में पहला क्वेश्चन जो था वो था हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940 के 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन किसने पेश की थी। ऑप्शन थे इलामा इकबाल, ए के फजलुल हक, कायद आजम या लियाकत अली खान। तो जो 23 मार्च 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन थी ये ए के फजलुल हक या मौलवी फजलुल हक जो है इन्होंने पेश की थी। इसमें जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सूबे हैं जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, सरहद और बलूचिस्तान, इसके मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो शामिल हुए थे। और इसको ये भी अक्सर सवाल आ जाता है कि ये जो लाहौर रेजोल्यूशन है इसको ट्रांसलेट किसने किया था। तो इसको ट्रांसलेट जो किया था वो किया था मौलाना जफर अली खान ने। मौलाना जफर अली खान ने इसको ट्रांसलेट किया था इस लाहौर रेजोल्यूशन को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर अबाउट वजू गुसल एंड तयम्मुम, कि कौन सी ऐसी सूरा है जिसमें वजू गुसल और तयम्मुम का हुक्म आया है। ऑप्शन दिए गए हैं अल माइदा, अल बकरा, अल मोमिनून या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अल माइदा है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि गुसल वजू और तयम्मुम का जो हुक्म है वो सूरह अल माइदा में आया है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो गुसल है गुसल के फ़राइज़ कितने हैं। तो आपने याद रखना है कि गुसल के 3 फ़राइज़ हैं और इसकी जो सुन्नतें हैं वो कितनी हैं, वो 5 सुन्नतें हैं। तो ये गुसल से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। उसके उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी उस वक्त जो वायसराय थे वो कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटू, लॉर्ड एल्गन या नन ऑफ दीज। तो जो उस वक्त वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन और ये बात है 1905 की, कि 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी। उसके बाद एक और भी सवाल आता है कि जो पार्टीशन है ये कब खत्म हुई थी। तो ये 1911 में ये पार्टीशन जो है खत्म हुई थी। और किसके दौर में खत्म हुई थी, ये किंग जॉर्ज 5 थे। किंग जॉर्ज 5 जो थे उनके दौर में ये जो पार्टीशन है ये खत्म हुई थी। अब ये जो पार्टीशन है ये किस बुनियाद पे की गई थी, ये इंतजामी बुनियाद पे की गई थी कि हमने जो बंगाल का जो सूबा था उस वक्त वो काफी बड़ा सूबा था और इसको चलाने में मुश्किल आ रही थी। इस वजह से 1905 में इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक ईस्टर्न बंगाल बन गया था और आसाम उसको अलहदा कर, और दूसरा जो था वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल था। लेकिन उसमें जो हिंदू कम्युनिटी थी और जो वहां पे जो बिजनेस कम्युनिटी थी उनकी मतलब ये जो फैसला था इसके खिलाफ जो उनका रद्द अमल आया, उसकी वजह से जो किंग जॉर्ज 5 थे इनकी हल्फ बर्दारी के दौरान 1911 में ये जो बंगाल की पार्टीशन थी इसको खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब की गई। ऑप्शन दिए गए हैं 1948, 1951, 1953 या 1957। तो जो पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी थी वो 1951 में की गई थी और इसके बाद ये जो मर्दमशुमारी है ये हर 10 साल बाद की जाती है, हर 10 साल के बाद की जाती है। ये आपने इसको इग्नोर कर देना है। 1951 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद एक तो सबसे पहली जो मर्दमशुमारी थी 1951 में की गई। उसके बाद जो अगली मर्दमशुमारी थी वो 1961 में की गई। उसके बाद 1972 में अगली मर्दमशुमारी हुई। उसके बाद 1981 में मर्दमशुमारी हुई। इन 1981 के बाद जो अगली मर्दमशुमारी हुई थी वो 1998 में हुई थी। 1998 के बाद जो अगली मर्दमशुमारी हुई वो 2017 में हुई थी। और उसके बाद अभी रिसेंटली एक डिजिटल मर्दमशुमारी हुई है जिसमें कुछ टैबलेट्स के जरिए डिजिटलाइज ये वे में मर्दमशुमारी की गई है और ये 2023 में हुई है। जो अभी लेटेस्ट जो मर्दमशुमारी है, जो सेंसस है वो 2023 में हुआ है। तो अगर ये पूछा जाए कि 2023 में कितनी मर्दमशुमारी हुई है तो आपने याद रखना है कि ये 7वीं मर्दमशुमारी जो है 2023 में हुई है।
इसके अलावा आपने ये डेट्स भी याद रखनी है। कुल 7 मरदमशुमारियां जो है पाकिस्तान में हो चुकी हैं। जो पहली मरदमशुमारी थी वो 1951 में हुई थी। उसके बाद फिर 61, 72, 81, 98, 2017 और 2023 में मरदमशुमारियां हुई हैं। ये भी सवाल आ जाता है कि मरदमशुमारी जो कितने साल बाद होती है, तो वो हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल सत्तार ईदी वाज पास्ड अवे ऑन, कि अब्दुल सत्तार ईदी जो है वो कब फोत हुए थे। ऑप्शन दिए गए हैं 8 जुलाई 2017, 8 जुलाई 2016, 8 जुलाई 2015, 8 जुलाई 2014। तो जो अब्दुल सत्तार ईदी थे वो 8 जुलाई 2016 को उन्होंने वफात पाई थी। और इससे अलावा इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि जो अब्दुल सत्तार ईदी है, इन्होंने कौन सी सर्विस शुरू की थी। तो इन्होंने जो एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो शुरू की थी, एम्बुलेंस की सर्विस। और ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस की सर्विस है। ये जो ईदी की एम्बुलेंस सर्विस है, ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। इसके अलावा इनको एक लेनिन अवार्ड जो है वो भी दिया गया। ये इसकी आपने एग्जैक्ट जो ईयर है वो आपने देख लेना है। शायद 1989 था जिसमें इनको लेनिन प्राइज जो है वो दिया गया था। इसके अलावा जब ये 2016 में इनकी वफात हुई, तो फिर ये जो ईदी ट्रस्ट था, ये इनकी जो बेगम है जिनका नाम था बिल्किस ईदी, उनके पास चला गया। उन्होंने इनको इसको रन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 2023 में जो बिल्किस ईदी है उनकी भी वफात हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, के 10 डाउनिंग जो स्ट्रीट है ये किस प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, यूएसए प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 8, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। अब ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आपने ये देखना है, पहले वो कहता है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हमने दो नंबर लेने हैं। एक हमारे पास एक नंबर x हो गया और दूसरा हम एज्यूम कर लेते हैं y है। अगर उनका सम किया जाए तो वो कितना आता है, वो आता है 30। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 हो गया। एंड देयर डिफरेंस इज 8, मतलब x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल है, वो 8 के इक्वल है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है उसका प्रोडक्ट, मतलब x और y हमने फाइंड करना है। अगर हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आती है तब हम इनका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये हमारे पास एक x है और ये भी एक x है, तो ये हमारे पास बनता है 2x। इसी तरह ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। आगे ये 30 और प्लस 8, ये हमारे पास आता है 38। अब अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास x रह जाएगा और ये 38 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 16 आएगी या 19 आएगी, 19 आएगी। उसके बाद आगे हम अगर x की वैल्यू हमारे पास 19 आती है तो अगर हम उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो y हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये जो 19 इधर प्लस है जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो 30 माइनस 19 इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 11। तो ये हमारे पास आ जाती है 11 y की वैल्यू। अब अगर हम ये दोनों हमारे पास 19 है और 11 है, अगर इनको ऐड करें तो वो 30 बनता है। अगर इनको हम माइनस करें तो हमारे पास 8 आता है। उसके बाद आगे हम वो जो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, के x इंटू वाई जो है वो कितना होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास है 19 है और जो y है वो हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 209। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो क्या है, 209 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, वो है हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स,
कि यूनाइटेड स्टेट्स का करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, तो वो है मार्को रूबियो। आपने याद रखना है कि जो करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए का, वो है, उसका नाम है मार्को रूबियो। और अगर ये पूछ लिया जाए कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आपने याद रखना है, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करंट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम गेव हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ। कायदे आजम ने अपने 14 नुकात किसके रिस्पॉन्स में दिए थे? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में 1929 में कायदे आजम ने अपने जो है वो 14 नुकात वो दिए थे, तो लिहाजा नेहरू रिपोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कायदे आजम ने 14 नुकात कब पेश किए थे, तो कायदे आजम ने 14 नुकात जो है वो 1929 में पेश किए थे। अगला है, हु इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, कि विकीलीक्स के फाउंडर का क्या नाम है? तो विकीलीक्स के फाउंडर का नाम है जूलियन एसेंजे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बशारुल असद इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जो बशारुल असद है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? तो ये शाम के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अभी जो है इनकी जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता उलट दिया गया है, और ये वहां के जो एक मिलिटेंट ग्रुप था उसने उल्टा है। और ये कब हुआ है? ये 2024 दिसंबर में ये जो इनका तख्ता उल्टा गया था वो हुआ है। लिहाजा जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बशारुल असद थे शाम के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंट्रोल एन शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2। जो कंट्रोल एन शॉर्टकट की है वो किसके लिए यूज की जाती है? वो यूज की जाती है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। किसके लिए यूज होती है? क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, टू इंसर्ट पेज ब्रेक वी प्रेस। पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? वो है कंट्रोल एंटर। आपने याद रखना है। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन आ जाता है और वो ये आता है कि जो हमारे पास है लाइन ब्रेक, जो लाइन ब्रेक है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो आपने याद रखना है, जो लाइन ब्रेक है उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एंटर। तो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की जो है वो शिफ्ट प्लस एंटर होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। जो हेडर एंड फुटर है वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किस पेज पे प्रिंट होते हैं? तो हेडर फुटर हर पेज पे प्रिंट होते हैं, ऑन एवरी पेज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रैम स्टैंड्स फॉर। जो रैम है ये किसका एब्रीवेशन है? तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी का एब्रीवेशन। इसके अलावा एक और भी पूछ लिया जाता है, जो रोम है, रोम किसका एब्रीवेशन है? तो रोम हमारे पास एब्रीवेशन है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। इसके इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं, जो एब्रीवेशन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, www स्टैंड्स फॉर। तो www जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब को का एब्रीवेशन है। इससे इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है, HTML जो है वो किसका एब्रीवेशन है? तो ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो एब्रीवेशन है वो क्या होता है? HTML। इस तरह के जो एब्रीवेशन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइल। जो MS पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो वो आपने याद रखना है, उसकी एक्सटेंशन .pptx होती है। इसी तरह अगर पूछ लिया जाए जो MS एक्सेल है उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है? तो वो आपने याद रखनी है उसकी होती है XLSX। इसी तरह अगर पूछ ले जो वर्ड होता है, वर्ड का डॉक्यूमेंट MS वर्ड, उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है? वो होती है .docx। तो ये जो एक्सटेंशन हैं ये भी अक्सर औकात पूछ ली जाती हैं। अगला है, इन MS एक्सेल फार्मूला एंड फंक्शन स्टार्ट्स विद। MS एक्सेल में जो फार्मूला या फिर फंक्शन लिखने के लिए किस चीज से स्टार्ट लिया जाता है? तो वो इज इक्वल टू से स्टार्ट लिया जाता है। अगला है, कायदे आजम मौजोलियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। कायदे आजम का मज़ार किस सिटी में है? तो वो हमें पता है, कायदे आजम का मज़ार कराची सिटी में मौजूद है। अगला है, द शॉर्टकट की कंट्रोल C इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर।
एमएस वर्ड में जो कंट्रोल सी है वो किस लिए यूज होता है, तो ये कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी जो है वो यूज होता है। इसके अलावा एक और भी पूछ लिया जाता है, जो कंट्रोल प्लस वी है वो किस लिए यूज होता है, तो ये जो कंट्रोल प्लस वी है वो पेस्ट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह अगर पूछ लिया जाए कंट्रोल प्लस एक्स वो किस लिए यूज होता है, तो ये कट करने के लिए यूज होता है। अगर पूछ लिया जाए कि कंट्रोल प्लस एस जो है ये किसकी कमांड है, तो वो सेव करने की कमांड है। इस तरह की जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी की सारी आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड्स फॉर, पीडीएफ जो है वो किसका एब्रीवेशन है। इसका ऑप्शन जो है वो ये ठीक था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो पीडीएफ है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का एब्रीवेशन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जो डीपेस्ट ओशन है वो कौन सा है, तो वो आपने याद रखना है कि वो पैसिफिक ओशन है। अब दुनिया में कुल 5 समुंदर हैं जिनको याद रखने का फार्मूला है पैसा। पैसा से आपने ये पांचों समुंदर जो है वो याद रखने हैं। पी से आपके पास जो समुंदर आता है वो है पैसिफिक। उसके बाद जो ए है, ए से आपके पास जो समुंदर आता है वो है अटलांटिक। जो दुनिया का दूसरा बड़ा समुंदर है वो कौन सा है, अटलांटिक ओशन। उसके बाद आई जो है, आई से मुराद है इंडियन ओशन, तीसरा बड़ा समुंदर इंडियन ओशन है। एस से मुराद है साउदर्न ओशन, साउदर्न जो ओशन है वो इंडियन ओशन से छोटा ओशन है। और दुनिया का सबसे छोटा जो ओशन है वो कौन सा है, वो है आर्कटिक ओशन। तो लिहाजा दुनिया के कुल 5 समुंदर हैं जिनमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक ओशन है। और दुनिया का सबसे जो बड़ा समुंदर है पैसिफिक ओशन, इसी ओशन के अंदर दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन दिया गया था कि डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशन जो है वो कौन सा है, तो वो पैसिफिक ओशन है। अगला है यूपीएस स्टैंड्स फॉर, कि यूपीएस का किसका एब्रीवेशन है, तो यूपीएस है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का जो एब्रीवेशन है वो क्या है, यूपीएस। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द लखनऊ पैक्ट वाज मेड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1916 में दिसंबर के महीने में हुआ था लखनऊ पैक्ट। और ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक इत्तेहाद था कि जिसमें इन्होंने इकट्ठे बरसगीर में जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ इन्होंने लड़ने की का मुआहिदा किया था। अगला क्वेश्चन है यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी जो है इसके ये किसका एब्रीवेशन है, तो ये है यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका एब्रीवेशन है यूएसबी। अगला है ए फेमस बुक टाइटल्ड विटनेस टू सरेंडर वाज रिटन बाय, जो विटनेस टू सरेंडर बुक है ये किसने लिखी थी, तो ये ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक जो है इन्होंने लिखी थी। तो इसका ऑप्शन जो था ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक इसका करेक्ट आंसर था। अगला है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, तो वो आपने याद रखना है कि फैसलाबाद सिटी है। फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है, तो वो आपने याद रखना है कि फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर है। लायलपुर जो है वो किसका पुराना नाम है, वो फैसलाबाद का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, के एमएस एक्सेल में जो सेल्स सिलेक्ट किए जाते हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद कौन सी की है जिसके जरिए चार्ट बनाया जाता है, तो वो F11 जो है वो की है जिससे जो है शॉर्टकट की है जिससे चार्ट बनाया जाता है। इसके अलावा अक्सर औकात ये पूछ लिया जाता है कि जो F12 की है वो किसके लिए यूज होती है, तो F12 की जो है वो सेव एज के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर विच कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड, मतलब जो ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें रोज हो और कॉलम्स हो उसको क्या कहा जाता है, तो वो एक स्प्रेड शीट होता है जिसमें आपके पास रोज भी होती हैं और कॉलम भी होती हैं। जैसे कि एमएस एक्सेल जो है इसमें रोज और कॉलम होती हैं, तो ये स्प्रेडशीट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ पेज डाउन की, कि कीबोर्ड के ऊपर जो पेज डाउन की होती है उसको दबाने से क्या होता है,
तो ये आपका जो पेज होता है वन पेज डाउन कर देती है, स्क्रॉल डाउन वन पेज इन अ डॉक्यूमेंट। कि जैसे ही आप लैपटॉप से या अपने पीसी से पेज डाउन की दबाएंगे तो आपके पास जो स्क्रीन शो हो रही है उससे एक पेज आगे जो है नीचे जो है वो स्क्रॉल कर देगी। अगला क्वेश्चन है होम कीबोर्ड की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2 कि जो होम कीबोर्ड की है, होम की जो है उसका क्या फंक्शन है। तो ये जो आपका कर्सर होता है, जो आपका ये इस तरह का ब्लिंकिंग कर्सर होता है, उस कर्सर को आपका जो लाइन है, लाइन के बिल्कुल बिगिनिंग में लेके चला जाता है। जैसे ही आपका कर्सर फर्ज किया, ये जो आपका ये लखनऊ पैक्ट लिखा हुआ है, आपका कर्सर यहाँ पे है इस वक्त, आप होम की दबाएंगे तो ये जो कर्सर है इस लाइन के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा यहाँ पे। तो लिहाजा होम की का मकसद ये है कि आपका कर्सर जो है इसको लाइन के शुरू में लेके आना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क्ड सर्वर फ्रॉम डैमेज बाय दोज हु लॉग इन टू इट। कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है जो सिस्टम को बाहर से जितने भी जो वायरसेस आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, तो उसको कहा जाता है फायरवॉल। तो फायरवॉल इसका करेक्ट आंसर है। अगला है इन एम एस पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर। जो पावर पॉइंट है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ आपने याद रखना है जो एम एस वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है। तो एम एस वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो एम एस एक्सेल है, जो एम एस एक्सेल है वो किसके लिए यूज होता है। एम एस एक्सेल जो है वो आपकी कैलकुलेशंस और इसके अलावा चार्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द एब्डोमेन ऑफ फिश फॉर हाउ मेनी डेज। यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन तक मछली के पेट में रहे थे। वो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे थे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री। के इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, म्यांमार, भूटान या स्विट्जरलैंड। तो जो म्यांमार है वो लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। इसके अलावा जो नेपाल है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। भूटान ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है और स्विट्जरलैंड जो है ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर हम इंडिया का जो मैप है उसको अगर हम देखें इंडिया के मैप को, तो उसमें यहाँ पे शुरू में यहाँ पे आता है नेपाल, उसके बाद यहाँ पे आता है भूटान। तो ये जो कंट्रीज हैं ये इनका डायरेक्ट जो मतलब इनके पास जो बॉर्डर है वो डायरेक्ट किसी समुद्र को नहीं लगता। तो लिहाजा ऐसा कंट्री जिसका जो बॉर्डर है वो डायरेक्ट किसी समुद्र को ना लगे उसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड कंट्री। तो नेपाल भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, भूटान भी है और स्विट्जरलैंड जो है ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो लिहाजा जो हमारे पास ये ऑप्शन है म्यांमार वाला वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि म्यांमार लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। कि जो अरेबियन पेनिनसुला है उसकी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है। तो वो सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पंजाबी स्पीकिंग पीपल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसे लोग जो पंजाबी बोलते हैं उनकी परसेंटेज कितनी है। तो वो आपने याद रखनी है, वो 39% है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो 1973 का आइन था उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो किस तरह का सिस्टम है। तो वो आपने याद रखना है, वो पार्लियामेंट्री है सिस्टम। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है 1962 का जो आइन आया था उसमें कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो वो उसमें प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन आता है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये हमारे पास है बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है। बाई कैमरल का मतलब होता है कि आपके जो कानून साज इदारे हैं वो दो हैं। एक जो है इसको कहा जाता है अपर हाउस और एक को कहा जाता है लोअर हाउस। अब जो अपर हाउस है वो हमारे पास है सेनेट और जो लोअर हाउस है वो हमारे पास है नेशनल असेंबली। इसके अलावा इसकी आगे सीट्स की डिवीजन जो है वो भी अक्सर औकात पूछ ली जाती है। तो सेनेट में कुल इस वक्त जो सीट्स हैं वो 96 सीट्स हैं और जो नेशनल असेंबली है इसमें जो सीट्स की तादाद है वो है 336।
तो ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ स्लगिश। स्लगिश का सिनोनिम क्या है? स्लगिश होता है बड़ा ही आहिस्ता, स्लो, मध्यम। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? स्लो होगा। इसके अलावा अच्छा, ये जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो क्वेश्चन है, इसके बारे में एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि अभी तक इसकी 26 जो है अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ एडवाइस। एडवाइस होता है किसी को नसीहत करना। तो एडवाइस का सिनोनिम क्या होगा? बिलीव। किसी को नसीहत करना मतलब उसकी जो नसीहत है उस पर यकीन करना। तो लिहाजा बिलीव इसका ऑप्शन होगा। आगे हम देखते हैं अपोजिशन ऑफ अप्रोचेबल। अप्रोचेबल का अपोजिशन आपने अपोजिट आपने वर्ड बताना है। अप्रोचेबल का मतलब होता है किसी तक रसाई होना। अगर अब किसी तक रसाई है तो उसको कहा जाता है अप्रोचेबल, लेकिन अगर किसी तक रसाई ना हो फिर उसको कहा जाता है इनएक्सेसिबल। तो लिहाजा अप्रोचेबल का जो ऑपोजिट है वो है इनएक्सेसिबल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नमाज कसूफ जो है वो किस टाइम पढ़ी जाती है। तो नमाज कसूफ जो है वो सोलर इक्लिप्स के टाइम पढ़ी जाती है। तो लिहाजा सोलर इक्लिप्स इसका करेक्ट आंसर है। और ये अक्सर औकात ये बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है। पीपीएससी के क्वेश्चन मतलब जो पेपर्स हैं उनमें ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अक्सर औकात ये पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रॉफिट्स मेंशन्ड इन होली कुरान। कितने अंबिया का जिक्र कुरान पाक में आया है? तो कुल 26 अंबिया का जिक्र जो है वो कुरान पाक में आया है। इसके अलावा ऐसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने अंबिया का नाम जो है, मतलब कितनी ऐसी सूरतें हैं जिनका नाम अंबिया के नाम पे है, तो वो आपने याद रखना है। तो वो कुल 6 सूरतें हैं। उनमें आप अगर आपको याद रहे तो एक है सूरह मरियम, उसके बाद एक सूरह का नाम है सूरह यूसुफ, एक सूरत का नाम है सूरह हूद, उसके बाद एक सूरह का नाम सूरह मोहम्मद, और एक सूरह है जिसका नाम हमारे पास है सूरह मरियम, सूरह यूसुफ, सूरह हूद, सूरह मोहम्मद। उसके बाद सूरह, अभी जो बाकी जो 2 सूरतें हैं वो भी मेरे ज़हन में नहीं आ रही। बहरहाल ये है कि कुल 6 सूरतें हैं जिनका नाम जो है अंबिया के नाम पर है। और बाकी जिन जो 20 सूरतें हैं वो कौन सी हैं? उनमें अंबिया का नाम जो है वो आया है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कुरान पाक में किस नबी का नाम सबसे ज्यादा बार आया है? तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है जिनका नाम जो है वो कुरान पाक में सबसे ज्यादा बार आया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं अली हैज 20 रुपीज। अली के पास 20 रुपए हैं। और आसिम के पास कितने हैं? आसिम के पास 16 रुपए हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम? कि इन दोनों के दरमियान जो पैसे हैं इनकी रेशियो कितनी बनती है? अब हम लगाते हैं कि एक सबसे पहले अली यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं आसिम। और अली के पास कुल रुपए हैं 20 और आसिम के पास रुपए हैं 16। अब अगर हम इनको काटने की कोशिश करें तो ये हमारे पास कटता है 5, मतलब 5 चौके 20 और ये 4 चौके 16, और ये हमारे पास रेशियो बनती है 5:4 की। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन है वो 5:4 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला कोई क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि व्हाट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिए गए हैं, इसकी इनकरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो हमने बतानी है। सेंटेंस ये है ही सेड इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्जाम। अब ये जो आपने आपके पास जो डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है इसकी इनडायरेक्ट बनाने का तरीका ये है कि अगर तो शुरू में जैसे ही सेड लिखा हुआ है ये पास्ट सेंटेंस बन रहा है, तो आपने आगे जो आपके पास जो सेंटेंस है उसको भी आपने पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये लिखा हुआ है ही सेड, तो आप लिखेंगे ही सेड दैट। ये कोमा जो है इसको खत्म करके आप ये जो कोमा है आपके पास इसको खत्म करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे दैट। दैट के बाद ये लिखा हुआ है इफ लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ। आगे है ही वर्कड हार्ड। तो ही किस तरह आएगा? ये जो आई है ये किसके साथ चेंज होगा? ये जो आपके पास जो सब्जेक्ट आ रहा है इससे चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आई है तो इसको हमने ही में कन्वर्ट कर देना है। तो ही वर्क को हमने मतलब इसकी जो पास्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है, तो वर्क बन गया वर्कड। ही वर्कड हार्ड।
आगे जो ये जो आई है ये भी चेंज हो जाएगा किसमें, ये भी ही के साथ चेंज हो जाएगा। तो ही वर्कड हार्ड, ही विल जो है ये वुड में चेंज हो जाएगा, वुड पास द एग्जाम। तो इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, ही सेड दैट इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम।